Good morning, students. Today we are discussing 2 points in this lecture. The first is admission of a partner, and the second is adjustment related with the outgoing partner. अब सबसे पहले मैं आपको ये बता रही हूँ कि अगर एक एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फॉर्म में कोई नया पार्टनर आना चाहता है तो उसे हम कहते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अब उससे रिलेटेड क्या क्लॉज हैं? Okay, so when a new partner is admitted or an existing partner retires, the structure of the firm is changed and it becomes what is called a reconstituted firm. सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपको ये समझना ज़रूरी है कि जो एक पार्टनरशिप फॉर्म है, अगर उसमें कोई नया पार्टनर आ रहा है या कोई पुराना पार्टनर उस पार्टनरशिप फर्म को छोड़ के जा रहा है, तो दोनों ही कंडीशन में ये कहा जाता है कि फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ है, फर्म के स्ट्रक्चर में चेंज हुआ है। ठीक है, इसको हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म्स कहते हैं। अब इसमें हम सबसे पहले ले रहे हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। नाउ सेक्शन 30 में जो भी कंडीशंस लिखी हुई हैं विच इज रिलेटेड विद द माइनर्स प्रॉफिट, ओके, विडोज प्रॉफिट, ठीक है, मींस माइनर होती है, विडो होती हैं, ठीक है, या लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, उनके प्रॉफिट से रिलेटेड सेक्शन 30 में जो कंडीशंस लिखी हुई हैं विच आई ऑलरेडी एक्सप्लेन बिफोर लेक्चर्स, ठीक है, उन कंडीशंस के अलावा रिमेनिंग पार्टनर्स की कंसर्न के बिना कोई भी नया पर्सन एज अ पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म में एंटर नहीं हो सकता। तो इन शॉर्ट आपको ये ध्यान रखना है कि सभी पार्टनर्स की सहमति के बिना किसी नए पर्सन को एज अ पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म में एंटर नहीं कराया जा सकता। ओके, अ पार्टनर हु इज एडमिटेड एज अ पार्टनर इनटू अ फॉर्म with the consent of all partners or in accordance with a previous contract between partners does not become liable for any act of the firm done before he became a partner। इसका मतलब ये है कि जब सभी पार्टनर की सहमति से कोई नया पर्सन एज अ न्यू पार्टनर फॉर्म में एंटर होता है तो उसके फॉर्म में एंटर होने से पहले उसके फॉर्म में एंटर होने से पहले फॉर्म से रिलेटेड किसी भी लाइबिलिटी के लिए वो लाइबल नहीं है। नए पार्टनर की फॉर्म में लाइबिलिटी उस दिन से क्रिएट होती है जिस दिन वो फॉर्म में एंटर हुआ है। नाउ राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ अ इनकमिंग पार्टनर, इसको हम इनकमिंग पार्टनर भी कहते हैं। फर्स्ट तो यही है जो मैंने अभी आपको बताया कि न्यू पार्टनर के एंटर होने से पहले किसी भी एक्ट के लिए वो रेस्पॉन्सिबल नहीं है। सेकंड, विल बी लाइबल फॉर ऑल एक्ट्स ऑफ द फर्म आफ्टर ही बिकेम अ पार्टनर। ऑब्वियसली जिस दिन नया पार्टनर फर्म में आया है उससे पहले फर्म की किसी भी एक्ट के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बट उसके बाद से रिलेटेड सारे कामों के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। is expected to abide by the conditions of partnership and will have the same right as other partners। जहाँ तक राइट्स की बात है, ऑब्वियसली अब वो पार्टनर बन चुका है तो एक पार्टनर के जो भी राइट्स होते हैं वो सब उसे मिलेंगे। ये तो था स्टूडेंट एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। नाउ सेकेंड एडजस्टमेंट होता है आउटगोइंग पार्टनर। मीन्स जब कोई एक पार्टनर फॉर्म को छोड़ के जाना चाहता है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं आउटगोइंग पार्टनर। व्हेन वन पार्टनर सेपरेट्स फ्रॉम द फॉर्म
and other continue to carry on the business of the firm. The separating partner is called the outgoing partner. अगर एक पार्टनर फर्म को छोड़ के जा रहा है और बाकी सभी बचे हुए पार्टनर उस फर्म को एज इट इज कंटिन्यू करेंगे, तो जो बंदा जा रहा है उसको हम आउटगोइंग पार्टनर कहते हैं। अब एक पर्सन आउटगोइंग पार्टनर किस किस तरीके से हो सकता है? ऑन रिटायरमेंट, ऑन एक्सक्लूशन, ऑन इंसॉल्वेंसी, ऑन डेथ। नाम से कुछ तो आपको समझ में आ गए होंगे। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। A partner may retire from a firm with the consent of other partners or in accordance with an agreement among the partners or where the partnership is at will by giving a notice to the other partner on his intention to retire. एक पार्टनर फर्म से कैसे रिटायर हो सकता है? या तो सभी पार्टनर्स की सहमति से, या एग्रीमेंट में पहले से लिखा हुआ था कि ये कंडीशन होने पर पार्टनर रिटायर हो जाएगा, या फिर अगर पार्टनरशिप फॉर्म विल पर बनी हुई है, एट विल है, तो नोटिस देकर रिटायर हो सकता है। ओके, इफ द रिटायरिंग पार्टनर मेक्स एन एग्रीमेंट विद द फर्म्स क्रेडिटर और थर्ड पार्टी और द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म that he will not be liable for all loans taken by or all acts done by the firm and the reconstituted firm will be liable for them, then he is absolved for all liabilities on retirement. सेक्शन 32(2) ये कहता है कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, अगर वो फर्म्स के क्रेडिटर के साथ में, थर्ड पार्टी के साथ में और उसके रिटायरमेंट के बाद में जो फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ है उनके साथ में अगर वो ये एग्रीमेंट कर लेते हैं कि अब फर्म से रिलेटेड किसी भी काम के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, तो वो रिटायरमेंट के बाद में फर्म की किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, आफ्टर रिटायरमेंट फर्म से रिलेटेड किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए आप रिटायरिंग पार्टनर को नहीं बोल सकते। The retiring or outgoing partner, along with other partners, is liable for all acts of the firm till such time that he make a public announcement. It means जब तक कि रिटायरिंग पार्टनर पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं कर देता है कि अब वो रिटायर हो रहा है और पब्लिकली वो ये अनाउंसमेंट नहीं करके बता रहा है, तब तक रिटायरमेंट के बाद भी वो फर्म्स पे लाइबिलिटीज पे रहेगा। इसका मतलब कि अगर किसी पार्टनर को फर्म से रिटायर होना है तो वो इसका पब्लिक अनाउंसमेंट करेगा, सो दैट कि फर्म से के साथ में जितने भी थर्ड पार्टीज हैं, चाहे वो क्रेडिटर हो, बैंकर्स हो, कोई भी हो, जो ये जानते थे कि वो फर्म का पार्टनर है, उनको ये पता चल जाए कि अब वो फर्म का पार्टनर नहीं है, इसलिए उसको एक पब्लिक अनाउंसमेंट करनी होती है। पब्लिक अनाउंसमेंट करने के बाद में अगर वो फ्री हो जाता है कि अब अपने रिटायरमेंट के बाद में उस पर फर्म की कोई भी लाइबिलिटी नहीं आएगी। लेकिन अगर उसने अनाउंसमेंट नहीं किया तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि वो अब फर्म का पार्टनर नहीं है, तो फिर फर्म ने उसके रिटायरमेंट के बाद में भी जो एक्ट किए हैं उनके लिए वो रिस्पॉन्सिबल बनेगा। नेक्स्ट है एक्सक्लूशन ऑफ पार्टनर। A partner cannot be separated from the firm by any majority of the partners, however big be such majority. But if there is a contract among the partners that confers such right on the partners and acting on good faith in exercising such right, partner may be separated or expelled from the firm by the other partners acting as a majority. See, पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से तो ये है कि सारे पार्टनर्स भी चाहकर या मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स भी अगर चाहें तो वो किसी पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म से सेपरेट नहीं कर सकते। बट
जब उन्होंने पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाया था, अगर उसमें उन्होंने इससे कॉन्ट्रोडिक्टरी कोई रूल डाल लिया है, तो फिर बाकी सारे पार्टनर अगर चाहें तो फर्म की गुड फेथ में मेजॉरिटी से किसी पार्टनर को एक्सपेल्ड कर सकते हैं. ओके. नेक्स्ट इज insolvency of partner. A partner ceases to be partner of the firm from the date when he is declared insolvent, whether the firm is dissolved or not. An insolvent partner does not need to give any public notice of his not being a partner any longer. See students, अगर कोई पार्टनर दिवालिया घोषित कर दिया जाए, इंसॉल्वेंट, अगर कोई पार्टनर अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर रहा है, तो जिस दिन वो अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करेगा, ऑटोमेटिकली ही अब वो फर्म का पार्टनर नहीं रहा. चाहे वो फर्म का पार्टनर ना होने का कोई नोटिस पब्लिकली दे या नहीं दे, लेकिन उसने इंसॉल्वेंट होने का नोटिस तो पब्लिकली दिया है. अगर कोई पर्सन अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करता है, दिवालिया डिक्लेयर करता है, तो उसका नोटिस वो पब्लिकली देता है. तो इंसॉल्वेंट होने का नोटिस तो उसने पब्लिकली दे दिया, तो जिस दिन वो अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करेगा, उस दिन से ही वो फर्म का पार्टनर नहीं रहेगा. एंड ऑब्वियसली डेथ ऑफ अ पार्टनर, इसमें ऐसा कुछ एक्सप्लेन करने की बात नहीं है. अगर किसी पार्टनर की सडन डेथ हो जाएगी, तो डेथ होते ही अब वो पार्टनर फर्म का बिजनेस में नहीं है. ठीक है, वो आउटगोइंग पार्टनर बन गया, और इसके लिए ऑब्वियसली उसे कोई पब्लिक नोटिस देने की जरूरत नहीं है ना. व्हाट आर द राइट्स ऑफ आउटगोइंग पार्टनर? फर्स्ट, राइट टू कैरी ऑन competing business. If there is no provision to the contradictory in the contract, the outgoing partner has the right to engage in business competing the business of the partnership and advertise for such business. An outgoing partner is, however, restrained from using the name of the firm, representing himself as carrying on the business of the firm, solicitors of the firm customer to deal with him. See, as per section 36 subsection 1, अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाते समय आउटगोइंग पार्टनर के इस राइट से रिलेटेड कुछ अपोजिट लिखा हुआ नहीं है, तो एक आउटगोइंग पार्टनर को राइट है कि वो फर्म छोड़ने के बाद में फर्म के बिजनेस से मिलता जुलता बिजनेस कर सकता है, बट वो फर्म का नाम यूज नहीं कर सकता. वो अपने आप को पब्लिकली ऐसा रिप्रेजेंट नहीं कर सकता कि मैं उस फर्म के नाम से बिजनेस कर रहा हूं, और वो डायरेक्टली उन कस्टमर से डील करने के लिए उन्हें फोर्स नहीं कर सकता जो कि फर्म के कस्टमर्स हैं. नेक्स्ट, राइट टू शेयर सब्सिक्वेंट प्रॉफिट्स इन सर्टेन केसेस. If the outgoing partner leaves the firm without any final settlement of his account and the other partners continue to run the business by using the firm's property, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर एक पार्टनर ने फर्म तो छोड़ दी, लेकिन उसने अभी तक फर्म के साथ में अपने अकाउंट सेटल नहीं किए हैं और बाकी सारे पार्टनर्स फर्म के बिजनेस को कंटिन्यू रखते हैं, तो जब तक उसके सारे अकाउंट सेटल नहीं हो जाते हैं फर्म के साथ में, तब तक फर्म के प्रॉफिट्स में से वो हिस्सा डिमांड कर सकता है. और अगर उसने फर्म को कोई लोन दे रखा है, तो उस पर 6% इंटरेस्ट भी वो डिमांड कर सकता है. नाउ, लाइबिलिटीज ऑफ आउटगोइंग पार्टनर. आउटगोइंग पार्टनर की जो लाइबिलिटीज हैं, फर्स्ट जो थर्ड पार्टी के लिए है. विद द एग्रीमेंट ऑफ अ थर्ड पार्टी can come to an understanding with the partners of the constituted firm that absolve him of his liability to the third party for the all act done by him when he was a partner. It means एक आउटगोइंग पार्टनर जब तक फर्म का पार्टनर था,
तब तक में अगर उसने कोई ऐसा एक्ट किया है कि उसकी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट में कोई लाइबिलिटी क्रिएट होती है, तो वो उसे कंप्लीट करनी होगी ऑल्दो ही रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म। पर किस दिन तक की? कि जब तक वो फर्म का पार्टनर था, उस टेन्योर में उसने अपना ऐसा कोई काम किया हो। नेक्स्ट, पब्लिक नोटिस देने का उसकी ड्यूटी होती है। अगर वो पब्लिक नोटिस नहीं देता है और थर्ड पार्टी ये मानते हुए उस कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है फर्म के साथ में कि वो बंदा आज भी फर्म का पार्टनर है, तो इन दैट केस फिर माना जाता है कि आप आउटगोइंग पार्टनर भी लाइबल है। नेक्स्ट, the public notice about the outgoing partner being no more connected with the firm can be given by the partner himself or by any partner of the reconstituted firm। ठीक है, इसका मतलब ये है कि फर्म नोटिस उसको देना है, ठीक है, एंड गिवन बाय पार्टनर्स हिमसेल्फ, वो खुद भी दे सकता है, और बाय एनी अदर पार्टनर्स इन द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। ठीक है। रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यू गारंटी। In the absence of any specific contract, a continued guarantee given to the creditor of a firm is deemed to come to an end when the firm is constituted। It means ये है कि अगर कोई नया पार्टनर आ रहा है या कोई पार्टनर फर्म को छोड़ के जा रहा है और इसमें कोई कॉन्टिन्यू गारंटी चल रही है, तो जैसे ही फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा वैसे ही वो कंटिन्यू गारंटी ऑटोमेटिकली ही रिवोक हो जाएगी। ओके, सो आज मैंने आपको एडमिशन ऑफ अ पार्टनर एंड आउटगोइंग पार्टनर का एडजस्टमेंट समझाया है। आप इस ऑडियो को ध्यान से सुनो, साथ में ये पीडीएफ रीड करो। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे अपने शेड्यूल टाइम में यू कैन आस्क क्वेरीज। ओके, थैंक यू सो मच।